गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहले हम बात करेंगे पर्यावरण की। तो देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो है परि और दूसरा है आवरण। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण होता क्या है। हमारे चारों ओर के वातावरण को जिसमें सभी जीव व निर्जीव सम्मिलित हो पर्यावरण कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि हमारे चारों ओर के सभी जीव और निर्जीव, यानी सारे जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे और जितने भी हमारे निर्जीव होते हैं वो भी, जिन्होंने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, तो उनसे मिलके क्या बना है, हमारा पर्यावरण बना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? देखिए ये सब्सटेंसेस होते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। यानी वो क्या होता है इसमें बच्चों, ये मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं और ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, मिट्टी जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, उन सब से क्या कर लेते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं, यानी उसमें अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है शाक सब्जी फल आदि के अवशेष तथा मल मूत्र आदि। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी जो अपघटित हो जाते हैं। ठीक, ये मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है अजैविक या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये वाले सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल रहते हैं और लंबे समय तक भूमि में बने रहते हैं। ठीक है, देखिए ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं, यानी कोई क्रिया नहीं करते, और जबकि जैव निम्नीकरणीय कैसे होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं, इसीलिए वो अपघटित हो जाते हैं। ये कोई क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अपघटित नहीं हो पाते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं, यानी इनर्ट हैं। इनर्ट कहते हैं जो रिएक्शन नहीं करता है किसी चीज़ से भी। ठीक है, तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है डीडीटी, मानव निर्मित बहुत से ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से अप्रभावित रहते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जैसे हमारी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन सभी यूज़ करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया था, इसीलिए करा था। ये क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, ये मतलब भूमि में ऐसी रहती है, ये मिक्स नहीं होती है उसमें, ये टूटती नहीं, अपघटित नहीं हो पाती है। ठीक है, ये इस तरीके से बनी रहती है। और कोई भी जीव जंतु आता है, जैसे गाय होती है, गाय रोटी खा रही है, रोटी आपने बांध के दे दी पन्नी के अंदर, तो गाय के पेट में तो पन्नी भी चली गई। तो ये कैसा होता है, पॉलीथीन जो होती है वो पॉलीथीन होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जिससे उसके अंदर क्या होता है, वो पॉलीथीन उसके अंदर रहती है। ठीक है, और उसके अंदर रहने से जब गाय के पेट में चली जाएगी वो तो क्या होगा, हार्मफुल होगा उसके लिए। ठीक है ना, और जब उसको हार्मफुल होगा तो फिर वो जीवित भी नहीं रहेगी ज़्यादा दिन तक, और जितना भी वो दूध वगैरह देगी उससे भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसमें भी। ठीक है, तो इसी टाइप के पदार्थ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो अपघटित नहीं होते हैं। इसी तरीके से डीडीटी होता है, जो उसमें खेतों में छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे। मानव निर्मित बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव उनको कहा गया है जो धरती के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चों, ठीक है ना, उनको बोला गया है सूक्ष्म जीव। मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों को जिन्हें हम कूड़े में डाल देते हैं, उनमें देखा होगा कभी कभी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कवक हो गया, फंगस लग गया है ना, इस टाइप के कुछ बैक्टीरिया हो गए है ना, ये उनको क्या करते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं, उनको खा लेते हैं। ठीक, और उनसे खाद्य बन जाती है। लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अप्रभावित रहते हैं। उन पर कोई भी बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, कोई भी फंगस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वो पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। देखिए ये क्या होता है इकोसिस्टम,
किसी क्षेत्र विशेष के पादप, जंतु एवं पर्यावरणीय कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो पारितंत्र कौन कौन बना रहा है? पारितंत्र बना रहे हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पहले नंबर पे पेड़ पौधे, फिर जंतु और पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जैव और अजैविक घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं अजैव घटक। देखिए, जो भौतिक कारक, जो हमारे पर्यावरणीय कारक होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। तो ये जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। ये सब कैसे हैं? अजैव घटक हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम किस किस से मिलके बना है? देखिए, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है तालाब, झील, वन आदि प्राकृतिक पारितंत्र है। ये प्राकृतिक है, जो प्रकृति से हमें मिला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बगीचा और खेत, ये किसने बनाया है? ये तो मनुष्य ने बनाया है। तो ये कैसा है? ये मानव निर्मित पारितंत्र है, ठीक है। तो पारितंत्र भी 2 टाइप्स का हो गया। एक तो हो गया कैसा? प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा कैसा है? मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र वो होते हैं जो प्रकृति से हमें मिलता है, ठीक है, और मानव निर्मित वो होते हैं जिनको हमने बनाया, जिनको मानव ने बनाया, जैसे बगीचा, खेत, ये तो मनुष्य ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है उत्पादक या स्वयंपोषी, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। देखिए, उत्पादक या स्वयंपोषी क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। यानी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सब कैसे होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिन पर क्या है, हम लोग फुल्ली डिपेंड हैं उनके ऊपर। हम भी डिपेंड हैं, जीव जंतु भी उन पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं? जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वो कैसे होते हैं? स्वयंपोषी या उत्पादक, ठीक है, कहलाते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता या विषमपोषी, यानी कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। देखिए कैसे होते हैं? ये होते हैं वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये किस पर निर्भर कर रहे हैं? ये निर्भर कर रहे हैं उत्पादक पर, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जो उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर्स है, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी ये इनको खा रहे हैं। कौन खा रहा है किसको? जो जीव हैं, ठीक है, वो हरे पौधों को खाते हैं। जैसे गाय है, वो किसको खाती है? वो शाक वगैरह हो गई है ना, हरे पौधे हो गए, इनको खा लेते हैं, घास हो गई, इन सबको खाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं उपभोक्ता, वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके जो ये उपभोक्ता हैं, ठीक है, उपभोक्ता, ये भी निम्न वर्गों में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका भी वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक। जो किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट आता है शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। ये पहले नंबर पर आते हैं, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? ये अपने पोषण के लिए, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए, ये किस पे डिपेंड करते हैं? हरे पौधे अर्थात उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब कैसे होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, इनका ही नाम क्यों लिया गया है मैं भी आपको बता देती हूँ। पता लगा आपने कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी ले लिए जो इनको नहीं खाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरे पौधे की, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषण, जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है, वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। और उन पर कौन डिपेंड है? कंज्यूमर्स, फर्स्ट नंबर के, यानी प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इनका ही नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि ये मतलब हरे घास पौधे यही खाते हैं, इनके अलावा ये मांस वगैरह नहीं खाते हैं। ये मांसाहारी नहीं है, कहने का मतलब ये शाकाहारी है,
ठीक है, तो इसलिए इनको रखा गया है प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, तो ये अपने पोषण के लिए हरे पौधों अर्थात उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट आता है छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। देखिए नेक्स्ट है छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कैसे होते हैं? ये शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए मैंने बताया था कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये तो शाकाहारी होते हैं, ये प्योर शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये डिपेंड करते हैं किस पर? प्रोड्यूसर्स पर, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक, अब सेकंड वाला जो आता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये पेड़ पौधों पर तो डिपेंड करते ही हैं, लेकिन ये साथ में किस पे? प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा रहे हैं। ठीक है, जीवित अपने पोषण के लिए, जीवित रहने के लिए किसको खा रहे हैं? शाकाहारी तो है ही हैं, साथ में ये कैसे होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया मेंढक, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, है ना। कुत्ता भी कैसा होता है? मांसाहारी होता है, बिल्ली भी मांसाहारी होती है। कहने का मतलब है ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके नाम के आगे भी मेंशन किया हुआ है। देखिए लिखा छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। छोटे मांसाहारी क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये जो हमें इजीली मिल जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो होते हैं बेटा, ये छोटे छोटे उनको खाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेंढक पूरी गाय को खा जाएगा या लोमड़ी पूरी गाय को या पूरे खरगोश को, ये उसका छोटे छोटा मांस खाता है, यानी पीसेस खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर के बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स। इसमें देखिए ये होता है कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी या जीवों या द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जिस जिस तरीके से नंबर बढ़ता जाएगा उस तरीके से वो पहले वाले पे डिपेंड होता जाएगा। अब ये जो बड़े मांसाहारी हैं, ये किस किस को खा रहे हैं? ये खा रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन है कि ये शाकाहारी भी है। सॉरी, हम बात कर रहे हैं इसकी। देखिए ये कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता कहते हैं। ये हायर उसमें आ जाते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया। ये बड़े मांसाहारी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरे मतलब पूरे मेंढक को खा जाएंगे, पूरी लोमड़ी को खा जाएंगे, इंसान को भी खा जाते हैं, निगल जाते हैं ना, इसलिए इनको बड़ा मांसाहारी कहा गया है। नेक्स्ट आता है सर्वाहारी अथवा सर्वभक्षी। देखिए इनको सर्वभक्षी क्यों कहा गया है? फोर्थ नंबर पे, वे जीव जो सजीव व उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये सजीवों को भी खा रहे हैं और जो उनका मृत शरीर होता है उसको भी खा जाते हैं, जैसे कॉकरोच, है ना। कॉकरोच को क्यों कहा गया सर्वाहारी? ये दोनों चीज़ खा सकता है, ये वैसे भी डंक मार देता है, वैसे भी काट लेता है, जीवित लोगों को भी खा लेता है ना, और ये मरे हुए लोगों पे भी पनपने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर परजीवी। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए परजीवी क्या होती है, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं अलग से, परजीवी क्या होती है। ठीक है, तो वे जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनके शरीर पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अब देखिए ये जो परजीवी हैं ये कैसे हैं? ये दूसरे को मार नहीं रहे हैं, ये सजीवों को खाते हैं। ठीक है, बिना मारे। जैसे जूं है, जूं हमें मारती थोड़ी है लेकिन फिर भी काटती है, मनुष्य की आंत में रहने वाला जीवाणु। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके अपघटक जीव या सूक्ष्म उपभोक्ता। देखिए डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इसको माइक्रो कंज्यूमर्स कहा गया है। ये मृत जीवों अथवा सड़े गले पदार्थों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। देखिए क्या करते हैं, अपघटक बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब किसी ने क्या, अपघटक से क्या हो रहा है, किसी ने किसी को मार दिया, एक जीव ने दूसरे जीव की हत्या कर दी और उसको छोड़ दिया ऐसे ही, पूरा तो खाया नहीं लेकिन उसके बॉडी पड़ी हुई है ऐसी, तो क्या होता है उसकी बॉडी पर अपघटक पैदा हो जाते हैं। अगर अपघटक नहीं होंगे
तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं करेगा, वो भूमि से नहीं मिलेगा जाके, ठीक है। तो अपघटक जरूरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मृत जीवों अथवा सड़े गले पदार्थों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को ये सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक भी कहते हैं मतलब ये एक तरीके से सफाई कर देते हैं उसकी, बिल्कुल, है ना। और जब अपघटक इतनी संख्या में पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी संख्या में आ जाते हैं, सपोज कि किसी कोई चिड़िया है या कोई चूहा है मरा पड़ा है, तो उसका आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े भिनकने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, जो उसका वो हड्डी बची हुई होती है या बचा कुचा मांस बचा हुआ होता है, वो भूमि में मिल जाता है, ठीक है। तो इनको हम अपमार्जक भी कहते हैं, यानी सफाई करते हैं। अपघटक जीवाणु और कवक, इसके दो एग्जाम्पल हैं, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट टॉपिक है आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। इसको फूड चेन कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या होती है फूड चेन। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से है, एक बार और देखते हैं। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ खाद्य श्रृंखला के वो दे रखे हैं, ये चित्र दे रखा है। ये है वन में आहार श्रृंखला, ये है घास के मैदान में आहार श्रृंखला, और ये है तालाब में आहार श्रृंखला। थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए पहले देखते हैं वन में आहार श्रृंखला किस तरीके से है। वन में आहार श्रृंखला, ये पहले नंबर पे क्या आ रहा है, एरो का साइन देख रहे हैं आप, ये एरो का साइन ऊपर की साइड है इस तरीके से। तो ये हिरन है, हिरन ने किसे खाया, हरे पेड़ पौधों को हिरन ने खाया। हिरन को किसने खाया, शेर ने खा लिया। इसी तरीके से घास के मैदान में आहार श्रृंखला अगर देखेंगे तो ये घास है, घास के बाद इस पर क्या आ गई, ये देखिए, नाम बताइए इसका क्या हो सकता है ना। जैसे ये ततैया आ गया, है ना, इस टाइप की ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसको कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खा जाता है, सांप खाता है, ठीक है। और सांप को कौन खा लेता है, मोर खा लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मोर कौन से उसमें आता है, तो ये किस में आया, सबसे ऊपर है। खाद्य फूड चेन में ये सबसे ऊपर है, तो ये किस नंबर पे आया, ये तृतीयक उपभोक्ता में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा तालाब में श्रृंखला, ये तालाब में जो घास उगती है वो हो गई है। फिर बिच्छू आ गया, बिच्छू को किसने खाया, मछली ने खाया, और मछली को किसने खा लिया, इसने खा लिया, ठीक है। तो ये होती है फूड चेन कि कौन किसको खा रहा है। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। देखिए दोबारा, पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यानी पादप यही तो एक स्रोत हो गए सब। अगर पादप ही नहीं होंगे तो दूसरों को कौन खाएगा, दूसरों को इसलिए खा रहे हैं ना क्योंकि वो उन्हें अवेलेबल हो रहे हैं, और जो पादपों को ही नहीं खाएंगे वो तो जीवित ही नहीं रहेंगे। तो मेन क्या हो गया, पादप। तो पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल, यानी पोषण स्तर अथवा पोषी स्तर अथवा ऊर्जा स्तर। देखिए अब हम इसमें जो हमने कंज्यूमर्स सब पढ़े हैं, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने प्रोड्यूसर्स पढ़े हैं और कंज्यूमर्स पढ़े हैं, है ना। तो उनका पोषण स्तर देखेंगे अब इसमें। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर अथवा कड़ी या जीव को पोषण स्तर कहते हैं। अब देखिए थोड़ा जूम करके देखते हैं, समझ में आएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में, ठीक है। देखिए सबसे नीचे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, इनको हम प्राथमिक पोषी स्तर भी कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, इनको द्वितीय पोषी स्तर में रखा गया है, और तृतीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर में, और तृतीय उपभोक्ता को किस में रखा गया है, चतुर्थ पोषी स्तर में रखा गया है। यानी सबसे ऊपर जो मोर वाला आया था वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, स्वयपोषी उत्पादकों को प्राथमिक पोषी स्तर, जो स्वयपोषी होते हैं, यानी जो क्या होते हैं, स्वयपोषी उत्पादक,
जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको प्राथमिक पोषक स्तर में रखा गया है, और जो शाकाहारी हैं, जो उत्पादकों को खा रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया था प्राथमिक उपभोक्ता, उनको किस में रखा गया है, उनको रखा गया है द्वितीय पोषी स्तर में, और जो छोटे मांसाहारी हैं उनको तृतीय पोषी स्तर में, और उच्च उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर में रखा गया है। ठीक है, तो कहते हैं, इन्होंने लिखा है, आप मेंशन कर लेना। नेक्स्ट आता है उच्च उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर में रखा गया है, ये मैं बता चुकी हूँ। प्राथमिक पोषी स्तर उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संग्रहित कर लेते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस में मेन क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में मेन होता है सूर्य, है ना, यहीं से तो मिलेगी एनर्जी प्लांट्स को। ठीक है, ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक, यही ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती रहती है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, उत्पादकों को किसने खाया, उपभोक्ताओं ने खाया। अब कितने उपभोक्ता हैं आपके, 3 आएंगे, तो हो रहा है ना, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे में, जो उनके जैविक क्रियाकलापों को करने में सहायता देती है या सहायक होती है। जैविक क्रियाकलाप क्या होते हैं, डेली रूटीन के वर्क्स हैं जो उनके, है ना, जैविक क्रियाकलाप में उनका रेस्पिरेशन आ जाएगा, ठीक है, सेक्रेशन आ जाएगा, इस टाइप में सभी में बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक वो होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आता है फूड वेब, खाद्य जाल। देखिए खाद्य जाल क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम यानी पोषण स्तर में जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सब आपस में कंबाइन है, तो ये खाद्य जाल का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य जाल में एक जीव से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। एक जीव से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, इससे जीवों को भोजन प्राप्ति के एक अधिक विकल्प मिल जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा विकल्प मिल जाते हैं। इससे पारितंत्र में जीवों के मध्य संतुलन बना रहता है। जैसे कि चूहे को बिल्ली व सांप द्वारा खाया जाता है। चूहा कौन कौन खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, सांप भी खा रहा है। इससे चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है, अन्यथा चूहों की संख्या बढ़ जाती है और पारितंत्र में अव्यवस्था हो जाएगी। देखिए बच्चों, आपको पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, है ना। तो आज के चैप्टर में इतना ही, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू।